सर 3 दिनों में आपकी शादी है ना, आप घर कब जाने वाले हैं? मुझे छुट्टी ग्रांट हो गई है, कल मैं अपने घर जाऊंगा। तुम्हें बड़ी जल्दी है मुझे घोड़ी पर बैठे देखने की। और नहीं तो क्या सर, हम सभी को कंट्रोल में रखने वाले को कंट्रोल करने वाली आ रही है। ये तो खुशी की बात है ना। ऋतिक की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। निखिल बॉर्डर पर नदी के किनारे पत्थर पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर आमरस पी रहा था। 3 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। अगले दिन वो महीने भर की छुट्टी लेकर बॉर्डर से अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद, निखिल बेटा, तू अब घर आया है। मैंने तुझे 1 हफ्ते पहले आने के लिए कहा था। तेरी शादी की तैयारी हो गई है, लेकिन दुल्हे का कपड़ा, दुल्हे के जूते कुछ भी रेडी नहीं है। बेटा 2 दिन बाद तेरी शादी है। अपनी माँ को शादी की तैयारी में परेशान देखकर पहले तो निखिल को उनकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है, लेकिन फिर वो अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, माँ आप इतना चिंता क्यों कर रही हैं? शादी की सारी तैयारियां, मेरे कपड़े जूते सब कुछ अरेंज हो जाएगा। अभी मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, मुझे आपके हाथों का बना खाना खाना है। हमारी सेवा के रामू काके के हाथ का बना खाकर मैं बोर हो गया हूँ। निखिल घर के अंदर आता है, अपना सामान रखकर फ्रेश होता है। लता उसके लिए खाना परोसती है। निखिल खाना खाता है और फिर अपने घर वालों के साथ अपनी शादी की शेरवानी जूते लेने के लिए चला जाता है। निखिल की पोस्टिंग ज्यादातर ठंडी जगह पर होती थी, तो उसे ज्यादा गर्मी की आदत नहीं थी। वो मार्केट जाते जाते ही पसीने से भीग जाता है। माँ कितनी गर्मी है यहाँ, क्या इतनी गर्मी में मुझे कपड़े खरीदने पड़ेंगे? और नहीं तो क्या, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि बेटा जनवरी में शादी कर ले। ठंड के मौसम में शादी करना सबसे अच्छा रहता है, लेकिन तुझे तो छुट्टी ही नहीं मिली। अब तू समझ। लता की बात सुनकर मोनू और पीहू अपने भैया पर हंसने लगते हैं। बस बस बहुत हो गया, अब आप लोग कितना मजाक उड़ाएंगे मेरा। चलो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। निखिल अपने परिवार वालों के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है। अपने लिए शेरवानी और जूते खरीदता है। भैया इस शेरवानी में तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, भाभी आपको देखती रह जाएंगी। 2 दिन बाद निखिल और शालिनी की शादी हो जाती है। निखिल शालिनी को विदा करके अपने घर ले आता है। लता शालिनी के गृह प्रवेश करवाती है। वो अपना बेटा बहू की आरती उतारती है। फिर, बहू कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। शालिनी अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर आती है। पीहू अपनी भाभी को भैया के कमरे में ले जाओ, वो काफी थक गई होगी, कल उसकी पहली रसोई है ना, थोड़ा आराम कर लेने दो। अगले दिन शालिनी सुबह सुबह उठकर घर में साफ सफाई करती है और फिर नहा धोकर अपनी पहली रसोई के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है। वो अपनी सास के कमरे में जाती है और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रहो। माँ जी, पहली रसोई के खाने में क्या बनाऊं? बहू तुझे जो भी अच्छा बनाना आता है वो बना दे। शालिनी रसोई में जाती है। लता की रसोई काफी गर्म थी, तो गैस चलाते ही उसे काफी गर्मी लगने लगती है। उफ, कितनी गर्मी हो रही है, ऊपर से ये कपड़े। एक काम करती हूँ, जल्दी से हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर ये रस्म पूरी करती हूँ। शालिनी सबके लिए आलू पूरी की सब्जी और खीर और छेना की मिठाई बनाती है। सभी शालिनी का हाथ का बनाया खाना खाते हैं। हमारी बहू साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है। उसके हाथ के बनाए खाने में कितना स्वाद है। सच में काफी दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ। आपका मतलब क्या है पिताजी? माँ टेस्टी खाना नहीं बनाती? पीहू की बात सुनकर मोहन चुप हो जाता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। उसे ऐसा करता देखकर सभी हंसने लगते हैं। तभी, शालिनी तुमने खीर तो बहुत ही टेस्टी बनाई है, बिल्कुल वैसी जैसे मुझे पसंद है। मुझे तो तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया। ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेक। क्या है जी इसमें? बॉक्स को खोल कर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। शालिनी ज्वेलरी बॉक्स खोलती है और उसके अंदर एक सोने का लॉकेट था जिसमें शालिनी और निखिल की फोटो थी। बहू, ये लॉकेट मेरी सास यानी तेरी दादी सास ने निखिल को उसकी पत्नी को देने के लिए दिया था। इसे संभाल कर रखना, यह हमारी पुश्तैनी निशानी है। निखिल से गिफ्ट पाकर शालिनी बहुत खुश होती है। वो खुशी से पेंडेंट को गले में पहन लेती है। सारे घर वाले उसे नेक देते हैं। शालिनी मोनू को चिढ़ाते हुए कहती है, छोटे देवर जी, आप मुझे कुछ नहीं देंगे? भाभी मैं आपको क्या दूं, मैं तो छोटा हूँ ना। गिफ्ट तो आपको मुझे देना चाहिए। बताओ आप क्या दोगे अपने देवर को? सभी हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसे ही 2-3 दिन गुजरते हैं। एक दिन निखिल अपने दोनों भाई बहन और शालिनी के साथ बैठकर टीवी देख रहा था। तब, भैया सलमान खान को देख रहे हो? वो पुलिस की वर्दी में कितना अच्छा लगता है। चुप पगले, तूने मेरे भैया को देखा नहीं है? वो सलमान शाहरुख सबसे अच्छे लगते हैं।
बिल्कुल टॉम क्रूज की तरह हैंडसम। भाभी के तो भाग खुल गए हैं जो उन्हें इतना हैंडसम मेरा भाई मिला है। हाँ हाँ ननन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शालिनी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सभी मजे से टीवी देख रहे थे, तभी निखिल को किसी का फोन आता है। निखिल साइड में जाकर फोन पर बात करता है। फोन पर बात करने के बाद निखिल का चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ बेटा, तू परेशान लग रहा है? माँ, वो मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। बॉर्डर पर कोई इमरजेंसी आ गई है जिसकी वजह से मुझे तुरंत वापस बुलाया गया है। लेकिन बेटा, अभी तो बस तेरी शादी हुई थी, अभी तो बहू के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है और तू जा रहा है। क्या करूं माँ, ऊपर से ऑर्डर है, मानना ही पड़ेगा। माँ जी, आप निखिल जी को जाने दीजिए, उनका फर्ज उन्हें बुला रहा है। बस निखिल जी, इस बार आप जल्दी आ जाइएगा। शालिनी की बात सुनकर निखिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका बॉर्डर पर वापस जाने का मन नहीं था, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर वो अपना सारा सामान पैक करता है। शाम को 5 बजे उसकी बस छूटने ही वाली थी तो सभी लोग उसे बस स्टॉप पर विदा करने के लिए आते हैं। अब पता नहीं मुझे कब मेरे पति की शक्ल देखने को मिलेगी। इतना कहकर शालिनी अपने गले का पेंडेंट खोलकर उसमें निखिल की फोटो देखने लगती है और उसे गले से लगाकर खूब रोती है। लता और पीहू उसे संभालती हैं। अगले दिन निखिल अपने कैंप पहुंच जाता है। निखिल रोज शालिनी से वीडियो कॉल पर बातें करता। शालिनी भी उसे घर का सारा हाल बताती। एक दिन वीडियो कॉल पर, अरे शालिनी, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम हमेशा मेरे परिवार वालों के साथ रहना और उनका ख्याल रखना। क्या हुआ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना? हाँ शालिनी, सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। शालिनी अपने ससुराल में घर का सारा काम करती है और सबके लिए टेस्टी खाना बनाती। वो अपने ससुराल के रंग में रंगने लगी थी। तभी अचानक एक दिन शालिनी को बॉर्डर से फोन आता है। शालिनी फोन उठाती है। निखिल इस दुनिया में नहीं रहा, कल उसे फांसी दे दी गई है। उसने हमारे देश की गुप्त जानकारी दुश्मनों को दी थी, इसीलिए उसे मौत की सजा दी गई है। अफसर की बात सुनकर शालिनी के हाथ से फोन गिर जाता है। क्या हुआ बहू, तूने फोन क्यों गिरा दिया? निखिल जी नहीं रहे, उन्हें देशद्रोही बताकर फांसी दे दी गई है। निखिल को फांसी की खबर सुनकर शालिनी टूट जाती है और वो बिलक बिलक कर जमीन पर गिरकर रोने लगती है। अपनी चूड़ी तोड़ने लगती है। हफ्ते भर पहले जिस लड़की ने लाल जोड़ा पहनकर निखिल से शादी की थी, अब उसे विधवा की सफेद साड़ी पहननी पड़ती है। एक पल में उसकी जिंदगी के सारे रंग चले गए थे। वो सारा दिन अपने कमरे में बैठकर लॉकेट में निखिल की फोटो देखकर रोती रहती। मोहन जी, मुझसे बहू की हालत नहीं देखी जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही तो हम कितने प्यार से उसे अपने घर में लेकर आए थे। भगवान ने बेचारी के साथ ये ठीक नहीं किया। मेरा बेटा देशद्रोही नहीं हो सकता। हाँ लता, हमारा बेटा देशद्रोही नहीं है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि निखिल देशद्रोही है। निखिल के चले जाने के बाद परिवार वाले एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते हैं। एक दिन, माँ, मैंने कल से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। मोनू का उदास चेहरा देखकर शालिनी दुखी हो जाती है। तब शालिनी खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। तब, माँ जी, हमारे घर में तो राशन नहीं है, मैं खाने के लिए क्या बनाऊं? पता नहीं बहू, निखिल जी ने मुझे आखिरी बार कहा था कि उनके बाद उनके परिवार का ख्याल रखने के लिए मैं उनकी बात का मान जरूर रखूंगी और मेरे होते हुए उनके परिवार को परेशान नहीं होने दूंगी। माँ जी, मैं सोच रही थी मैं बाहर जाकर काम करूं। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत कर। तेरा ससुर अभी जिंदा है, मेरे होते हुए तू काम करे ये अच्छा नहीं लगता। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी जान है, मैं जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। इतना कहकर मोहन कड़ी धूप में काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसने शालिनी के सामने तो कह दिया था, लेकिन उम्र हो जाने की वजह से धूप में चलते चलते उसे काफी गर्मी लगती है, गला सूखता है। वो कई कंपनी में जाकर काम के लिए बात करता है। अरे माफ करना, लेकिन हमारे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। कई जगह पर बात करने के बाद मोहन निराश हो जाता है। वो उदास होकर घर पर लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक आम के बागान पर जाती है। वो आम के बागान में जाता है। मालिक, क्या आपको मजदूर की जरूरत है? मैं कोई भी काम कर लूंगा, मुझे काम की बड़ी जरूरत है, मुझे काम पर रख लीजिए ना। अरे चल ठीक है, मैं तुझे काम पर रख लेता हूँ, लेकिन तुझे 200 रुपए दिहाड़ी मिलेगी और तुझे दिन भर में 7 घंटे काम करना पड़ेगा। मालिक, ये तो बहुत कम दिहाड़ी है। मैं तो तुझे इतनी ही पैसे दूंगा, बाकी तुझे काम करना है तो कर, वरना जा यहाँ से। नहीं मालिक नहीं, मैं काम करूंगा।
मोहन कड़ी धूप में आम के बागान में काम करता है। वो सर पर टोकरी में आम लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखता है। आम के पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में रखता है। उसने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए आम देखकर उसे लालच आ जाता है। ये आम कितना रसीला है, इसे तो देखकर खाने का मन कर रहा है। एक बार चख कर देखता हूँ। मोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर आम खाने जा ही रहा था कि तभी बंसीलाल हाथ में डंडा लेकर आता है और उसे डंडे से मारकर कहता है, चोर कहीं का, मैंने तुझे काम पर रखा, तुझ पर दया दिखाई और तूने मेरे आम चुरा लिए। नहीं मालिक नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मुझे बहुत भूख लगी थी, कल से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए। मेरे बागान के आम खाने के लिए नहीं है, समझा? अगली बार तूने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। इतना कहकर बंसीलाल चला जाता है और मोहन उदास होकर काम करने लगता है। शाम को जब बंसीलाल सभी को उनकी दिहाड़ी दे रहा था तब, मालिक क्या मैं ये सड़े गले आम लेकर जा सकता हूँ? मेरा पूरा परिवार वाले भूखे हैं, आम से उनका पेट भर जाएगा। कोई जरूरत नहीं है यहाँ से आम ले जाने की, मैं सड़ा गला आम भी किसी को नहीं देता हूँ। अगर तुझे अपने परिवार को आम खिलाना है तो अपनी दिहाड़ी के पैसे से खिला, मेरे आम के ऊपर नजर डालने की जरूरत नहीं है। बंसीलाल मोहन को बिना आम दिए भगा देता है। बंसीलाल की हरकतों से परेशान मोहन राशन की दुकान पर जाकर अपनी दिहाड़ी के पैसों से थोड़ा राशन खरीदता है और घर ले जाता है। रात में घर पर, बहू मैं राशन ले आया हूँ, इसी से कुछ खाने पीने का बना दो। लता मुझे आम के बागान में काम मिल गया है, अब इधर उधर करके हमारा गुजारा हो जाएगा। शालिनी मोहन के हाथ से राशन लेकर रसोई में जाती है और दाल चावल रोटी बनाती है। भूख से सभी की हालत खराब थी, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। सभी 2 दिन बाद खाना खाते हैं तो उनकी जान में जान आती है। खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन मोनू स्कूल से बहुत उदास होकर घर आता है। क्या हुआ देवर जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या टीचर ने कुछ कहा? नहीं भाभी, हमारे घर के पास एक स्टॉल खुला है जहाँ मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम मिल रही है। मेरे दोस्त आज वही मैंगो शेक पीने के लिए गए हैं, लेकिन मेरे पास तो मैंगो शेक पीने के लिए पैसे ही नहीं है। गर्मी में जिसे देखो वो आम रस, मैंगो शेक, मैंगो जूस पी रहा है। भाभी मुझे भी मैंगो शेक पीना है। देवर जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आज रात को ससुर जी से बात करूंगी और उनसे दिहाड़ी के पैसे मांगकर आपको मैंगो शेक पिलाऊंगी। भाभी मैं जानता हूँ पिताजी की दिहाड़ी ज्यादा नहीं है, आप मुझे क्यों बहलाने की कोशिश कर रही हैं? मैं बच्चा नहीं हूँ। इतना कहकर मोनू गुस्से में घर से खेलने के लिए चला जाता है। तभी शालिनी की पड़ोसन रजनी उसके पास आती है। शालिनी मैं बाजार जा रही हूँ, क्या तू मेरे साथ चलेगी? ठीक है, मुझे भी थोड़ी सब्जी लेनी है। रजनी और शालिनी दोनों बाजार जाती हैं। शालिनी थोड़ी बहुत सब्जी लेती है। गर्मी की वजह से दोनों बहुत परेशान हो गई थी। जब दोनों घर वापस आ रही थी तो उन्हें आमरस की दुकान दिखाई देती है। शालिनी चल आमरस पीते हैं, वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है। नहीं रजनी तू पी ले, मुझे नहीं पीना। आमरस पीने का मन तो मुझे भी बहुत कर रहा है, लेकिन 20 रुपए का अगर मैं आमरस पीऊंगी तो इतने में कल सब्जी आ जाएगी। ये सब सोचकर शालिनी अपना मन मार लेती है और रजनी के साथ घर आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन पीहू कॉलेज में क्लास कर रही थी, तभी उसकी सहेलियां उसके पास आती हैं। पीहू आज बहुत ज्यादा गर्मी है, हम सब कॉलेज के पास वाले कैफे में मैंगो जूस पीने के लिए जा रहे हैं। 100 रुपए का ग्लास है, तू भी चल हमारे साथ। सीमा तो भी किस गरीब भिखारी को मैंगो जूस पीने के लिए लेने जाने के लिए बोल रही है? इसके तो खाने भी ठीक से नहीं होता है, पर कभी भी हमारे साथ कहीं नहीं जाती क्योंकि इसके पास तो कभी पैसे होते ही नहीं है, और अब तो इसके भैया भी शहीद हो गए तो ये अब और गरीब हो गए है। अगर ये पढ़ाई में अच्छी नहीं होती तो मैं इससे बात भी नहीं करती। मुझे तुम लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं रखनी है, आज के बाद मैं तुम लोगों से बात भी नहीं करूंगी। इतना कहकर पीहू रोते हुए घर आ जाती है। अरे पीहू तो रो क्यों रही है? पीहू शालिनी को सारी बात बताती है। पीहू उन लड़कियों की बात पर ध्यान मत दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं वो लोग तुम्हारे दोस्त नहीं होते। शालिनी पीहू को समझाती है। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है। जी आप कौन? मैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर आया हूँ, आप लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा। ऐसे कैसे आप हमें घर खाली करने के लिए बोल सकते हैं? ये घर तो मेरे बेटे को सरकार की तरफ से मिला था। आपका बेटा देशद्रोही है, इसलिए आपको घर से निकाला जा रहा है। आप इस ऑर्डर को देख लीजिए। शालिनी कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ती है और उदास होकर अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा बहुत सामान बांधकर घर से निकल जाती है। शालिनी और उसके घर वाले कड़ी धूप में दर दर भटकते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें रहने की कोई जगह नहीं मिलती है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? पिताजी
अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो क्या आप लोग मेरी मौसी के घर चल सकते हैं? यहाँ से कुछ दूर उनका घर है, मुझे लगता है वो हमारी मदद जरूर करेंगी। मोहन और लता के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो शालिनी के साथ उसकी मौसी के घर आ जाती हैं। शालिनी अपनी मौसी को निखिल के शहीद होने से लेकर अब तक की सारी बात बताती है। शालिनी बेटा, मुझे तेरे लिए बहुत दुख लग रहा है, पर इस घर में मेरे बेटे बहू रहते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ दूर मेरी एक झोपड़ी है। अगर आप लोग चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। पहले हम लोग वहीं रहा करते थे। इतनी मुसीबत में आप हमारी इतनी मदद कर रही हैं, वही बहुत है। मैं आप लोगों की ज्यादा तो मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये राशन अब